एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में। तो कोशिका बायो का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। तो एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा, तो 2-3 वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है कोशिका। तो दोस्तों देखो, कोशिका होती क्या है। सभी सजीव पदार्थ कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हमें पता है सजीव पदार्थ तो बनते हैं कोशिका से और निर्जीव पदार्थ बनते हैं किससे? परमाणु से। तो जीवन की मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैं कोशिका का अध्ययन करूँगा उसे कहेंगे साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उसके बाद कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में हुई थी और व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के टुकड़े के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और माइक्रोस्कोप से इसको देखा। तो जब इसने माइक्रोस्कोप से इसको देखा था तो इस तरह की गोल गोल स्ट्रक्चर से दिखाई दी और इसका नाम इसने रखा सेल। सेल ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है बड़ा कमरा। तो कमरे जैसी खाली स्ट्रक्चर दिखाई दी, रॉबर्ट हुक ने वर्ड नाम दे दिया सेल। हिंदी में से कहते हैं कोशिका। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो लकड़ी के टुकड़े के अंदर देखी, तो ये निर्जीव कोशिका थी। सजीव कोशिका सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखी थी और ल्यूवेनहॉक ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। तो ल्यूवेनहॉक ने और किसकी खोज की है? बैक्टीरिया की। तो सजीव कोशिका ल्यूवेनहॉक ने देखी है, बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की है। कोशिका का मात्रक है माइक्रोन। तो कोशिका का आकार नापा जाता है माइक्रोन में। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम की होती है और जिसका आकार होता है 0.0001 मिलीमीटर। तो पृथ्वी पर ज्ञात सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की और 170 गुणा 130 यानी लंबाई 170 और चौड़ाई 130 अगर बात करूँ मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पर्म सेल, और ये मेल सेक्स सेल है 0.05 की। उसके बाद महिलाओं की सेक्स सेल अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है और 0.2 की ये हो सकती है। अगर लेंथ की बात करूँ तो सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन और जिसकी लंबाई 100 यानी 1000 यानी 100 सेंटीमीटर के करीब हो सकती है। तो ये बेसिक बात थी कोशिका के बारे में। खोज किसने की? सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बारे में। उसके बाद दोस्तों, कोशिका जो है आपकी वो बनी होती है प्रोटीन से। तो कोशिका के विकास के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। तो वो प्रोटीन जो कोशिका का निर्माण कर सकता है वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है? 21 प्रकार के। दोस्तों बुकों में ये 20 प्रकार के लिखे हुए हैं लेकिन ये टोटल 21 होते हैं। एक की खोज रिसेंटली हुई है। इन अमीनो अम्ल में से 12 तो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और 9 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं भोजन के द्वारा। तो हो क्या रहा है? कोशिका बनी हुई है प्रोटीन से। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए कितने प्रकार का अमीनो अम्ल? 21 प्रकार का। उस प्रोटीन को जिसे कोशिका बनेगी वो 21 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना हुआ है। इनमें से 12 बनते हैं हमारे शरीर के अंदर और 9 हम लेते हैं बाहर से। ठीक है जी। तो इस तरह से मेनली कोशिका बनती है प्रोटीन से। इसके अलावा कोशिका के अंदर मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन है, साथ में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सारी चीज़ें कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर लगभग 24% होता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, हमारे अंदर कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? ऑक्सीजन की। कितने परसेंट? 24%। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। अब जानते हैं कोशिका होती कैसी है। तो पहले हम बात करेंगे जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में फ़र्क मेनली ये होता है कि जंतु कोशिका अपना भोजन खुद नहीं बना सकती और पादप कोशिका में ऐसे कोशिकांग होते हैं वो भोजन खुद बना पाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है कोशिका की, सभी अंग आपको दिखाए गए हैं। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये कोशिका का बाहरी आवरण है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली।
ये एक केंद्रक है जो केंद्र में दिखाया गया है, कोशिका के सभी कार्यों को ये नियंत्रित करता है। उसके अलावा ये सेंट्रोसोम है, ये प्रद्रव्य जालिका है, ये गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके सबके बारे में चलो दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है और ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है और बीच वाली परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड का मतलब है फास्फोरस और लिपिड, तो फास्फोलिपिड का मतलब होगा फास्फोरस और लिपिड। तो कोशिका झिल्ली के अंदर कितनी परत हैं दोस्तों? 3 परत हैं। और किस किस की बनी हुई है? प्रोटीन, फास्फोरस और लिपिड। सबसे ज़्यादा इनके अंदर लिपिड होता है। तो लिपिड एक प्रकार से वसा ही होती है, तो वसा को ही हम एक प्रकार से लिपिड कहते हैं। थोड़ा सा फर्क इनमें होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य का मतलब है केवल आधी चीज़ें ही आर पार जा सकती हैं। तो कोशिका झिल्ली में से केवल कोई चीज़ें आर पार जा सकती हैं जिनकी कोशिका को रिक्वायरमेंट हो, वही अंदर जा सकती है, और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होंगी वो कोशिका के अंदर से बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य, सेलेक्टिव ऑफ सेमी पेरिमिएबल। कुछ प्रोसेस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंडोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर चीज़ों का कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर जाना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर से कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका से चीज़ों का बाहर आना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। परासरण, परासरण क्या होता है? तरल पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना एक झिल्ली के द्वारा। और विसरण क्या होता है? अधिक सघन पदार्थों से कम सघन पदार्थ की ओर चीज़ों का प्रवाह। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या फ़र्क है आपका किसमें, परासरण और विसरण में। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। परासरण केवल लिक्विड के अंदर ही होगा, ये और एक झिल्ली के द्वारा होगा। ये एक झिल्ली मान लो, एक तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए हाई और एक तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए लो, एक तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए लो। तो हाई कंसंट्रेशन से तरल पदार्थ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ एक झिल्ली के द्वारा। इसे कहते हैं परासरण। जैसे आप अंडे को पानी में डाल दोगे, अगर पानी में नमक डालोगे तो झिल्ली के द्वारा पानी अंदर चला जाता है और अंडा पानी में डूब जाता है। ये आपका है ओस्मोसिस। विसरण लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है। लिक्विड में भी हो सकता है दोस्तों, गैस में भी हो सकता है। केवल आपको क्या करना है, एक तरफ सांद्रता ज़्यादा रखनी है, एक तरफ कम। इसमें कोई झिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कोशिका के अंदर जल का संचरण तो होगा कौन सी विधि द्वारा? परासरण। और कोशिका के अंदर गैसों का संचरण होगा कौन सी विधि द्वारा? डिफ्यूज़न यानी विसरण। उसके बाद दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं हम शूद्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह का ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। बेलनाकार पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या विशेषता है? एक तो इसके अंदर डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा अंग है जंतु कोशिका के अंदर जिसके अंदर डीएनए पाया जाएगा। अगर कभी ये क्वेश्चन अराइज हो कि केंद्रक के अलावा और कहाँ पे डीएनए पाया जाएगा, तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह की ये जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये वाली, इनको कहते हैं क्रिस्टी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहीं पे आपकी एनर्जी स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन है दोस्तों ये, और 1886 ईस्वी में की थी। लेकिन अल्टमैन ने इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। खोज अल्टमैन ने की लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा, बायोब्लास्ट रखा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया है 1898 ईस्वी में। तो अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन और बेंडा दोनों ही आंसर हम लिखते हैं। तो बेस्ट आंसर होगा अल्टमैन और बेंडा। अगर अलग अलग ऑप्शन हो तो अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो हम लिखेंगे अल्टमैन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया, तब हम आंसर लिखेंगे बेंडा। तो ये है दोस्तों इनमें फ़र्क। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। और डीएनए के अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं। माता पिता के गुण संतान के अंदर कौन से आने हैं, ये डीएनए के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। आप समझिए दोस्तों,
माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे के अंदर हमेशा माता से ही जाएगा। आधे गुण हमें पिता से मिलते हैं, आधे माता से। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा बच्चे को मिलता है माता से। अगर माता से जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे को मिला है वो डिफेक्टिव होगा तो बच्चे की कोशिका विकसित नहीं हो पाएगी और इस केस में बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, एक कंसेप्ट आता है 3 पेरेंट्स बेबी। 3 पेरेंट्स बेबी नहीं, 3 पेरेंट्स का बच्चा। उसमें क्या किया जाएगा, अगर बच्चे का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो एक स्वस्थ महिला से माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे के अंदर डाल दिया जाएगा। अब बच्चे के अंदर तीनों के गुण आ जाएंगे, माता पिता के साथ उस महिला के भी जिसने बच्चे को माइटोकॉन्ड्रिया दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है तो डीएनए द्वारा गुण आएंगे। तो ऐसे बेबी को कहते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। तो अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि 3 पेरेंट्स बेबी में तीसरी चीज़ कौन सी चीज़ तीसरे पेरेंट्स से ली जाती है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और हमेशा ली जाएगी महिला से। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों संख्या में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, तो इसकी मदद से जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इन डीएनए की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति घर कहते हैं क्योंकि ये कोशिका को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा कैसे पैदा होती है, इसके अंदर होता है ऑक्सीश्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक श्वसन होता है ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन क्या है दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, फेफड़ों द्वारा चली जाती है खून में, और खून से जाती है कोशिका के पास। कोशिका के बाद ऑक्सीजन आती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज, जी फॉर ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन आपकी मिलेगी। ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगी, आपकी ऑक्सीजन, और आपको यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो है ऊर्जा के कणों को कहते हैं, और ये एटीपी के ऊर्जा के मॉलिक्यूल कब पैदा होंगे, जब ऑक्सीश्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो इस प्रकार हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर कहते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन होती है ये आप श्वसन तंत्र में जान पाओगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो अंग है उसका नाम है अंतःप्रेद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये इस प्रकार की होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कटोरे जैसा, ये केंद्रक है, गोल होता है। केंद्रक की आधा भाग दिखाया गया है सेमी, ठीक है जी। तो ये केंद्रक है, और केंद्रक से जो ये जुड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको ये 2 चीज़ें, एक के ऊपर दाने हैं, एक के ऊपर दाने नहीं, ये है प्रेद्रव्य जालिका। तो पहली बात, प्रेद्रव्य जालिका एकमात्र कोशिका का ऐसा अंग है जो केंद्रक के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कोई भी अंग ऐसा नहीं है कोशिका का जो केंद्रक के साथ जुड़ा हुआ हो। प्रेद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी प्रेद्रव्य जालिका और एक होती है खुरदरी प्रेद्रव्य जालिका, जिसके ऊपर आपको यहाँ दोस्तों दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, ये खुरदरी प्रेद्रव्य जालिका है, और ये वाली जिस पे दाने नहीं है ये है चिकनी प्रेद्रव्य जालिका। तो प्रेद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने की है 1945 ईस्वी में। 2 प्रकार की होती है, चिकनी प्रेद्रव्य जालिका और खुरदरी प्रेद्रव्य जालिका। चिकनी प्रेद्रव्य जालिका का क्या काम है, ये लिपिड का निर्माण और स्रावण करती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है, ये बनाती है चिकनी प्रेद्रव्य जालिका। और यकृत की जो चिकनी प्रेद्रव्य जालिका है उसमें अविषीकरण का कार्य भी करती है, यानी अगर कोई जहरीला पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो लिपिड जो यकृत के अंदर चिकनी प्रेद्रव्य जालिका है वो उसे सरल पदार्थों में तोड़ देगी। तो अविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है, कौन सी, आपकी यकृत के अंदर जो चिकनी प्रेद्रव्य जालिका है वो, केवल यकृत की। दूसरी होती है खुरदरी प्रेद्रव्य जालिका। खुरदरी प्रेद्रव्य जालिका पे राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम है दोस्तों, ये दाने दाने से। और राइबोसोम की खोज जे.ई. पैलिड ने की है, जे.ई. पैलिड। तो जे.ई. पैलिड ने राइबोसोम की खोज की है। तो दोस्तों राइबोसोम की खोज जे.ई. पैलिड ने की है, तो राइबोसोम का दूसरा नाम पैलिड भी है। तो अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कोशिका के किस अंग को पैलिड कहा जाता है, तो आंसर आएगा राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का कार्य किसका है, राइबोसोम का। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये था अंतःप्रेद्रव्य जालिका और राइबोसोम के बारे में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोशिका के जो अंग बच गए हैं उनको हम अगली वीडियो में बात करेंगे।